नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 रुपये और 1600 रुपये बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? बी की मासिक आय निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का इनकम का हमें रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और दोनों का हमें सेविंग दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है बी की जो है मासिक आय, बी का इनकम हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो हमें इनकम निकालना है, तो हम इनकम के रेशियो को ऊपर रखेंगे। हमें इनकम निकालना है तो हम इनकम के रेशियो को ऊपर रखेंगे। अब देखिए इनकम का रेशियो हमें जो है ए और बी के बीच, हमें जो है इनकम का रेशियो A/B के बीच हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5:6 दिया हुआ है। 5:6 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। और दोनों का हमें सेविंग क्या दिया हुआ है? दोनों का सेविंग हमें दिया हुआ है। ए का सेविंग हमें क्या दिया हुआ है? 1800 रुपया और बी का सेविंग हमें कितना दिया हुआ है? 1600 रुपया दिया हुआ है। ए का सेविंग हमें 1800 रुपया दिया हुआ है और बी का सेविंग हमें क्या दिया हुआ है? 1600 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? हम इस 6 से 3 में गुना करेंगे, उसके बाद इस 5 से हम 4 में गुना करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। उसके बाद हम इस 4 से 1800 में गुना करेंगे, फिर हम इस 3 से 1600 में गुना करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और ये दोनों हमारा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करते हैं। अगर हम 5 में 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और हम 6 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18। यानी 20 जो है 18 से बड़ा है। तो हम यहाँ माइनस करेंगे 20 में से, हम यहाँ माइनस करेंगे 20 में से 18 माइनस करेंगे, 20 में से 18 माइनस करेंगे और उसके बाद हम गुना करेंगे। यहाँ अगर हम 1800 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 7200। और हम 1600 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4800। यानी 7200 जो है 4800 से बड़ा है। तो हम 7200 में से हम माइनस करेंगे, 7200 में से माइनस करेंगे 4800, 7200 में से माइनस करेंगे 4800। अब देखिए हम यहाँ 20 में से 18 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? हम इस 7200 में से अगर 4800 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400। ये कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा। यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया? 2400 निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बी की मासिक आय। तो देखिए ए की मासिक आय क्या है? 5 यूनिट और बी की मासिक आय क्या है? 6 यूनिट। अब देखिए हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। हम इस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमें इस 24 में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 24 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमारा आंसर निकल के आ गया बी का इनकम क्या निकल के आ गया? 7200 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हमें ए का भी इनकम निकालना होता तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता है 2400 रुपया, तो हम 1 यूनिट का निकालते तो हमारा कितना हो जाता? 1200। तो हम वहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक गाँव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गाँव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? हमें क्या निकालना है? नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें गांव की जनसंख्या कितना दिया हुआ है? हमें जो है गांव की जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 4000 दिया हुआ है। गांव की जनसंख्या 4000 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। पुरुष की संख्या में जो है, पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है और महिला की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए हम इस 20% को क्या लिख सकते हैं? हम इस 20% को लिख सकते हैं 10% प्लस का 10% लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में गांव की जनसंख्या में 4000 दिया हुआ है
और हमें दिया हुआ है कि पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि और महिला की संख्या में 20% की वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या जो है 4500 हो जाती है। तो हम अगर ये मान लें कि गांव में पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि और महिला की संख्या में भी अगर 10% की वृद्धि होती तो गांव की संख्या जो है कितना से बढ़ जाती। देखिए अगर हम ये मान लें कि दोनों की संख्या में अगर 10% की वृद्धि होती यानी गांव की जनसंख्या जो है 10% से बढ़ जाती, तो हम इसका अगर 10% निकालेंगे, हम इसका 110% निकाल लेते हैं। इस 4000 का अगर 110% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। देखिए अगर हमने ये मान लिया कि महिला की संख्या में भी अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो गांव की जनसंख्या बढ़ के कितने हो जा रही है, 4400। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि गांव की जनसंख्या जो है बढ़ के 4500 हो रही है, यानी यहाँ जो है कितना कम हो गया, यहाँ जो है 100 कम हो गया। 100 कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो है महिला की संख्या में भी ये मान लिया कि 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 20% की वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि महिला का 10% किसके बराबर है, महिला का 10% 100 के बराबर है। तो हम यहाँ से महिला का अगर 100% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1000। अब देखिए गांव में जनसंख्या में वृद्धि होने से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 4000, जिसमें से महिला कितनी थी, महिला 1000 थी। यानी पुरुष का संख्या कितना हो जाएगा, हम इस 4000 में से 1000 माइनस करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3000। यानी गांव में नए सदस्य के आने से पहले पुरुष की संख्या कितनी होगी, 3000 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि एक फल विक्रेता 100 केलों को बेचकर 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब देखिए हम लाभ कैसे निकालते हैं, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हैं तो हमारा लाभ निकल के आता है। तो देखिए हम यहाँ अगर लाभ निकालेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है कि 100 केले बेचने के बाद उसे जो है 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी हम 100 केले का अगर एसपी में से हम माइनस करेंगे 100 केले का सीपी, ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, लाभ के बराबर निकल के आ जाएगा। और हमें लाभ क्या दिया हुआ है, हमें लाभ दिया हुआ है 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर इसे उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 एसपी और इस 20 एसपी को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा माइनस 20 एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सीपी। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 एसपी, ये क्या हो जाएगा 80 एसपी इक्वल टू 100 सीपी। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 4 बार में जाएगा और ये 20 से 5 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा एसपी बटा सीपी क्या निकल के आ जाएगा, एसपी बटा सीपी निकल के आ जाएगा 5/4। यानी उस केले का मूल्य अगर 4 रुपया होगा तो वह कितना में बिक रहा है, 5 रुपये में बिक रहा है। यानी यहाँ प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमें जो है प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 रुपये की कोई वस्तु है अगर हम उसे 5 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 4 पे, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। हम इस 4 से अगर 100 को काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ गया, 25%। यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आ गया, 25%। उसे जो है 25% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 अंकों में से पहला दूसरे का दोगुना तथा तीसरे का आधा है। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो तीनों अंकों का सही क्रम है। हमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए हम ऑप्शन से पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें ऑप्शन ना दिया होता और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहला जो है दूसरे का दुगुना है और तीसरे का आधा है। पहला जो है दूसरे का दुगुना है और तीसरे का आधा है। देखिए पहला जो है दूसरे का दुगुना है तो यहाँ जो है 96 का दुगुना 48 नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखिए पहला जो है दूसरे का दोगुना है, यानी 24 का दोगुना 48 है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि तीसरे का आधा है। अब देखिए 96 का आधा हमारा क्या होता है, 48 होता है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें ऑप्शन ना दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, तीनों अंकों का हमें औसत दिया हुआ है। हमें औसत दिया हुआ है तो हम योग निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले योग निकाल लेते हैं।
देखिए हम योग निकालेंगे अगर, तो हम औसत में क्या करेंगे, 3 अंक है हमारा, तो हम इस औसत में 3 से गुना करेंगे। तो हम 56 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168। 56 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला जो है दूसरे का दोगुना है और तीसरे का क्या है, आधा है। पहला जो है दूसरे का दोगुना है, पहला जो है दूसरे का दोगुना है और तीसरे का आधा है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो बीच वाली संख्या है, हमने मान लिया कि बीच वाली जो संख्या है वो 1 से, बीच वाली जो संख्या है वो 1 से, और पहला जो है दूसरे का दोगुना है, पहला जो है दूसरे का दोगुना है, यानी पहला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और तीसरे का आधा है, तीसरे का अगर आधा है तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, 4x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से योग करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 168 के बराबर आ जाएगा। हम वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से अगर इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x प्लस का x कितना हो जाएगा, 3x प्लस का हमारा 4x कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 4x कितना हो जाएगा, 7x, यानी 7x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 168 के बराबर हो जाएगा। 7x किसके बराबर हो जाएगा, 168 के बराबर, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हमारा x निकल के आ जाएगा 24, x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ x की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी हमारा संख्या का सही क्रम निकल के आ जाएगा। x की जगह पुट करेंगे तो 2x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर, और x किसके बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर, और 4x किसके बराबर हो जाएगा, हम 24 में 4 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी हमारा सही क्रम क्या निकल के आ गया, 48, 24 और 96। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सुमित के पास कुछ 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले कुल 85 नोट है। इन सभी का कुल मूल्य 5000 रुपया है। उसके पास 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य कितना है। हमें क्या निकालना है, 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि उसके पास 50 रुपये का कितना नोट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सुमित के पास टोटल जो है 85 नोट है। टोटल नोट कितना है, सुमित के पास 85 नोट है, जिसमें से कुछ नोट जो है वो 50 रुपये वाला है, कुछ नोट जो है 50 रुपये वाला है, और कुछ नोट जो है वो 100 रुपये वाला है, कुछ नोट जो है 100 रुपये वाला है। तो देखिए हम इस 100 रुपये को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 50 रुपया प्लस का 50 रुपये हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम ये मान लें कि उसके पास जो टोटल 85 नोट है वो अगर 50 रुपये का होता सभी नोट, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाता। अगर हम ये मान लें कि उसके पास जो 85 नोट है, अगर पूरे के पूरे 85 नोट अगर 50 रुपये का होता तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाता। यानी हम इस 85 में अगर 50 से गुना करेंगे, 85 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4250 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 4250 रुपया। और हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना दिया है, 5000 रुपया दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना दिया, 5000 रुपया। अगर हमने ये मान लिया कि टोटल 85 के 85 नोट अगर 50 रुपया का होता तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना होता, 4250 रुपया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ, 5000 दिया हुआ है। यानी ये टोटल अमाउंट से कितना कम आ रहा है, 4250 रुपया टोटल अमाउंट से कितना कम आ रहा है। हम इस 5000 में से 4250 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 750 रुपया। ये कितना हो जाएगा 750 रुपया। 750 रुपया टोटल अमाउंट में क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हमने जो है जो नोट 100 रुपया वाला था उसे भी हमने क्या मान लिया था, 50 रुपया। यानी प्रत्येक नोट में हमने 50 रुपया कम मान लिया था, जिसके कारण जो है टोटल अमाउंट में 750 रुपये की कमी आ रही है। यानी हम इस टोटल अमाउंट में जो कमी आ रहा है उसे अगर हम 50 से भाग दे दें तो हमारा 100 रुपये वाला नोट का संख्या निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 50 से भाग दे दें 50 रुपये से, तो यहाँ से हमारा 100 रुपये वाला नोट का संख्या निकल के आ जाएगा। हम इसे भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि उसके पास जो 85 नोट था उसमें से 100 रुपये वाला नोट कितना था, 15 था। 100 रुपये वाला नोट 15 था, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 50 रुपये वाला नोट उसके पास कितना होगा। हम टोटल नोट में से अगर 15 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। अब देखिए हमें पता चल गया कि सुमित के पास 50 रुपये नोट कितना था, 70 नोट था। तो हमसे पूछ रहा है कि 50 रुपये वाले नोट का कुल मूल्य कितना था। तो हम इस नोट के संख्या में अगर 50 से गुना कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी हमारा अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा, 3500 रुपया। हमारा अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा, 3500 रुपया। यानी सुमित के पास 50 रुपये के जो नोट थे उसका टोटल अमाउंट कितना था, 3500 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी। हमें क्या निकालना है, आधार की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ है,
त्रिभुज हमारा कैसा दिया हुआ है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। हमारा त्रिभुज कैसा दिया हुआ है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, यानी इसका लंब और आधार क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ बेस और हाइट क्या होगा, बराबर होगा, यानी बेस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगा। बेस और हाइट क्या होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि इसका बेस जो है वो x है और हाइट भी क्या है, x है। बेस जो है x है और हाइट क्या है, x है, यानी यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने x² हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, तो हम 2 से गुना करेंगे 1250 में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा x² क्या निकल के आ जाएगा, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 50 सेंटीमीटर, यानी इसका लंब भी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और इसका बेस भी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा था, आधार की लंबाई, यानी आधार की लंबाई क्या निकल के आ गया, 50 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक नल द्वारा एक टंकी 8 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी की तली में एक बारीक छेद होने से टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो छेद भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। हमें क्या निकालना है कि अगर भरी हुई टंकी हो तो छेद द्वारा अगर टंकी को खाली किया जाए तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि नल जो है टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। तो देखिए हम भरने वाले नल को मान लेते हैं नल ए, भरने वाले नल को मान लेते हैं नल ए। जब नल ए अकेले काम कर रहा है तो टंकी जो है 8 घंटा में भर जा रही है, और जब नल ए के साथ छेद काम कर रहा है, नल ए के साथ छेद काम कर रहा है, तो हम छेद को मान लेते हैं खाली करने वाला नल बी, यानी जब ए के साथ नल बी काम कर रहा है तो टंकी जो है 2 घंटा अधिक समय में भर रही है। अब देखिए हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नल बी जो है छेद जो है टंकी से पानी जो है बाहर कर रहा है, यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हमने इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाया। तो 2 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी पहले 8 घंटा का समय लग रहा था, तो अब समय कितना लग रहा है, 10 घंटा का समय लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम 8 और 10 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 8 और 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40। 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो हम टोटल वर्क को मान लेंगे 40 यूनिट, टोटल वर्क को मान लेंगे 40 यूनिट। अब देखिए जब 40 यूनिट पानी नल ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 8 घंटा का समय लग रहा है। और जब 40 यूनिट पानी ए और बी दोनों साथ में मिलकर भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 10 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए ए जो है 8 घंटे में 40 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर पा रहा होगा, 5 यूनिट। और ए माइनस बी जो है 10 घंटा में अगर 40 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना भर पा रहे होंगे, 4 यूनिट। अब देखिए ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है, और ए के साथ जब बी काम कर रहा है तो 1 घंटा में 4 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है 5 यूनिट पानी भर रहा होगा 1 घंटा में, जिसमें से बी जो है 1 यूनिट पानी खाली कर दे रहा होगा, यानी बी का हमारा इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया -1। बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, -1। हमने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये निगेटिव काम कर रहा है, 1 यूनिट पानी जो है बाहर कर रहा है। अब देखिए बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है, और टंकी का इफिशियंसी कितना है, 40 यूनिट। यानी टंकी में से अगर 40 यूनिट पानी बाहर बी करेगा, 40 यूनिट पानी बाहर अगर बी करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 1 यूनिट के इफिशियंसी के साथ अगर 40 यूनिट पानी बाहर करेगा तो कितना समय लग जाएगा, यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा 40 घंटा। यानी छेद जो है टंकी को 40 घंटा में खाली कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा, डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, डाले गए कुल मतों की संख्या निकालना है। अब देखिए उस चुनाव में अमन को कितना मिल रहा है, चुनाव में जो है अमन को कितना मत मिला, 65% मत मिला। 100% में से अमन को कितना मिल गया, 65% मत मिल गया। तो जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसे कितना मिलेगा, हम 100% में से 65% माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 35%। यानी जो दूसरा प्रत्याशी होगा उसे कितना मिल जाएगा,
35% मत मिल जाएगा और अमन को कितना मिल रहा है 65%। तो देखिए दूसरे प्रत्याशी से अमन जो है कितना परसेंट वोट से जीत जाएगा, दूसरे प्रत्याशी से अमन जो है कितना प्रतिशत वोट से जीत जाएगा। तो हम इस 65 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 30%। यानी अमन जो है दूसरे प्रत्याशी से 30% मतों से विजयी रहेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 3000 मतों से विजयी रह रहा है, यानी इस 30% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 30% का जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर 10% का वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से अगर 10% का वैल्यू निकालेंगे, यानी हम इस साइड अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10%। तो हम इस साइड भी अगर 3 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, कुल मतों की संख्या, यानी हमें 100% का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना 100% का वैल्यू। तो हमने इस साइड 10 से गुना किया तो हम इस साइड भी 10 से गुना करेंगे, यानी 10 से हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,000। यानी कुल मतों का संख्या हमारा क्या निकल के आ गया 10,000 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 0.4 के ऊपर रेकरिंग का वर्गमूल क्या होगा। हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया 0.4 के ऊपर रेकरिंग। तो हमें सबसे पहले इसे भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए इसे भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग लगा रहता है उतने जो है हम बट्टे में 9 लिखते हैं। यानी हम इसे अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 अंक के ऊपर रेकरिंग लगा होता तो बट्टे में हमारा क्या हो जाता 2/9 हो जाता। अब देखिए ये हमारा भिन्न में चेंज होकर आ गया तो हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। यानी हम यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे 4/9 का, 4/9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए हमारा आंसर या तो भिन्न में दिया होगा या हमें रेकरिंग में दिया होगा। अगर हमें ऑप्शन में आंसर अगर भिन्न में दिया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता 2/3। अगर हमें रेकरिंग में दिया होता, हमें जो है ऑप्शन में आंसर अगर रेकरिंग में दिया होता तो हम इसके रेकरिंग में अगर आंसर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इस 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 0.666 डैश डैश डैश। यानी हम इसे अगर रेकरिंग में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.6 के ऊपर रेकरिंग। या तो हमारा आंसर 2/3 दिया होगा ऑप्शन में, या हमारा आंसर क्या दिया होगा 0.6 के ऊपर रेकरिंग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले संख्या से 20 अधिक है, मध्य संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, मध्य संख्या निकालना है। 3 संख्या दिया हुआ है उसमें से हमें मध्य संख्या निकालना है। अब देखिए हमें संख्या कैसा दिया है, क्रमागत विषम संख्या। हमें जो है 3 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है। तो देखिए क्रमागत विषम संख्या हो या क्रमागत सम संख्या हो, तो 2 क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है, और लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 1 होता है। तो देखिए हमें जो है लगातार जो है 3 क्रमागत विषम संख्या दिया हुआ है। तो देखिए हम 3 क्रमागत अगर विषम संख्या मानेंगे तो देखिए हमने मान लिया कि पहला जो हमारा विषम संख्या है वो a है, पहला विषम संख्या क्या है a है। तो दूसरा क्या हो जाएगा a+2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा a+4 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है। अब देखिए हम यहाँ से योग निकालेंगे, हम यहाँ से योग निकालेंगे तो योग क्या हो जाएगा a+2 प्लस a+4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा योग निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन संख्या के योग निकालेंगे तो इन संख्या के पहले संख्या से 20 अधिक, यानी पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा a, यानी a से जो है 20 अधिक हो जाएगा योग। अब देखिए हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बराबर के इस साइड प्लस का a है और बराबर के इस साइड भी हमारा प्लस का a है, तो एक a से हमारा एक a कट जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 20। यानी यहाँ से हमारा 2a क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2a निकल के आ जाएगा। हम इस 6 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 20 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। यानी यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा, a हमारा निकल के आ जाएगा 7। अब देखिए हमें a पता चल गया तो हम तीनों जो है विषम संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मध्य संख्या पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है a+2। तो हम यहाँ से a+2 निकालेंगे, a+2। अब देखिए a का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, यहाँ से 7 पता चल गया, यानी a+2 क्या हो जाएगा 7+2, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे
तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।